नमस्कार मित्रों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे किसान आंदोलन। भारत में जो किसान आंदोलन हुआ था उसको हम आज अध्ययन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मित्रों। तो चलिए आरंभ करते हैं। नील आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? नील जो आंदोलन हुआ था वह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो वह हुआ था बंगाल में हुआ था मित्रों। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए मित्रों, पंजाब, तेलंगाना, बंगाल और अवध। तो ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही है, बंगाल में हुआ था। तो इसकी हम व्याख्या देखेंगे। नील आंदोलन की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर सन 1859 ईस्वी में हुई। यहाँ के स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया मित्रों। तो ये स्थिति था आपका नील विद्रोह की। ठीक है, तो नील आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था मित्रों? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। और कब हुआ था? सितंबर 1859 ईस्वी में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नील बागानों के मालिकों के अत्याचार पर लिखा गया नाटक नील दर्पण किसका है? नील बागानों के मालिकों के अत्याचार पर लिखा गया नाटक नील दर्पण किसका है? तो इसमें आया है, पहला ऑप्शन है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, तीसरा है वासुदेव बलवंत फड़के, चौथा है दीनबंधु मित्र। तो इसका आंसर है मित्रों डी नंबर, दीनबंधु मित्र। नील बागान मालिकों के अत्याचार का दर्पण नील बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो नील दर्पण में किसकी व्याख्या किया है? तो नील बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन किया है किसने? दीनबंधु मित्र ने। अपनी जो नाटक थी, इनकी नाटक है नील दर्पण, इसमें इन्होंने व्याख्या किया है कि किस प्रकार जो है नील बागान मालिक किसानों पर अत्याचार किया करते थे। तीसरा नंबर है, बंगाल में होने वाला पावना विद्रोह के नेता कौन थे? तो पहला है ईश्वर चंद्र राय, बी नंबर में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है अली मुदालियार और डी है ब्रज किशोर। इसका सही आंसर है ईशान चंद्र राय, ए नंबर। बंगाल में होने वाला पावना विद्रोह के नेता तो ये है ईशान चंद्र राय। व्याख्या इसका, बंगाल का पावना क्षेत्र पटसन की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। देखिए मित्रों कि जो बंगाल का जो पावना क्षेत्र है, ठीक है, बंगाल का जो पावना क्षेत्र है वह पटसन की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। पावना के किसानों पर जमींदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह सन 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के जो पावना क्षेत्र है वह पटसन की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। पावना के किसानों पर जमींदारों के शोषण के विद्रोह सन 1873 से 76 के बीच हुआ था। इस विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया। पावना आंदोलन के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय तथा शंभूपाल थे। ये दो थे मित्रों, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। चौथा नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसमें असत्य कथन ढूंढना है मित्रों। कि पहला है दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर दक्कन जिलों में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ किया। दूसरा है मुपला विद्रोह में नंबूदारी और नायर जैसे उच्च जाति भूस्वामियों के बटाईदार या असामी काश्तकार थे। तीसरा है मित्रों फड़के विद्रोह बंगाल में हुआ था जिसमें राष्ट्रवादी सामंजस्य पर बल दिया। और डी नंबर में है फड़के विद्रोह के किसानों ने हिंदू राज्य स्थापित करने का नारा दिया। तो इसका सही आंसर है मित्रों आपका सी नंबर का, फड़के विद्रोह बंगाल में हुआ था जिसमें राष्ट्रवादी सामंजस्य पर बल दिया। तो इसमें व्याख्या देखेंगे, सन 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का उदय हुआ। कब हुआ था मित्रों इसमें? तो सन 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का उदय हुआ, जिन्होंने महाराष्ट्र में बुद्धिजीवियों के सचेत राष्ट्रवाद तथा जनसाधारण के जुझारू राष्ट्रीयता के बीच सामंजस्य स्थापित किया था। किसने किया था? बलवंत
वासुदेव बलवंत फड़के। कब किया था? 1879 ईस्वी में। पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसमें है, ए नंबर है वीपी वाडिया, बी है महात्मा गांधी, सी है एनएम जोशी और डी है आपका तिलक। तो इसका सही आंसर है एनएम जोशी। क्या सही आंसर है? एनएम जोशी। सन 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको एटक कहा जाता है, की स्थापना मुंबई में एनएम जोशी ने की थी मित्रों। एनएम जोशी ने की थी। कहाँ की थी? सन 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको एटक कहा जाता है, की स्थापना मुंबई में एनएम जोशी ने की थी। उस समय इसमें 107 ट्रेड यूनियनें शामिल थी। इसमें उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी एटक की, तो उस समय 107 ट्रेड यूनियन शामिल थी। एटक के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस एटक की यानी 1920 में जो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, इस एटक की अध्यक्षता किसने की थी मित्रों? तो लाला लाजपत राय ने की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। छठा नंबर का है, कांग्रेस के सहयोगी सदस्य दल इंटक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो पहला है 1942, बी है 1944, सी है 1947 और डी है 1950। तो इसका सही आंसर है मित्रों सी नंबर 1947 में। एटक की स्थापना 1920 में हुई और इंटक की स्थापना जो है उनका 1947 में की गई थी मित्रों। तो इनकी व्याख्या देखेंगे। मई सन 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों से इंटक के जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों से किसकी स्थापना हुई सन 1947 में? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। इस संगठन का उद्देश्य था मजदूरों को गांधीवादी तरीकों से शिक्षित करके उन्हें हिंसक तत्वों से मुक्त रखा जाए। देखिए इसका उद्देश्य क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था इनका, कि मजदूरों को गांधीवादी विचारधाराओं से, गांधीवादी तरीकों से शिक्षित करके उन्हें हिंसक तत्वों से मुक्त रखा जाए। ये उनका उद्देश्य था इंटक का मित्रों, 1947 में जो इनकी स्थापना की गई थी। 7वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1949 ईस्वी में स्थापित अंटक यूनाइटेड नेशनल यूनियन कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये 1949 में स्थापना की थी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1949 में। इसका उद्देश्य नहीं है तो पहला है भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना, भारत में कृषक एवं श्रमिक राज्य की स्थापना करना, उत्पादन के साधनों, विनिमय व वितरण का समाजीकरण एवं राष्ट्रीयकरण करना, एक उद्योग एक संघ के लक्ष्य के लिए कार्य करना। तो इसका सही आंसर है मित्रों, एक उद्योग एक संघ के लक्ष्य के लिए कार्य करना इसका सही आंसर है। यानी इनका उद्देश्य क्या था? एक उद्योग एक संघ के लक्ष्य के लिए, यानी एक उद्योग हो और एक संघ हो, यह उद्देश्य को लेकर जो है इंडियन यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी सन 1949 ईस्वी में। 8वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, श्रमिकों एवं किसानों को एक मंच पर लाने का श्रेय किसे है? देखिए श्रमिकों एवं किसानों को, किसको? श्रमिकों एवं किसानों को एक मंच पर लाने का श्रेय किसे है? तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राष्ट्रीय आंदोलन और डी नंबर में है साम्यवादी विचारधारा। तो इसका आंसर सही है आपका डी नंबर का साम्यवादी विचारधारा। इसका सही आंसर क्या है मित्र? डी नंबर का है साम्यवादी विचारधारा इसका सही आंसर है, क्योंकि भारत में श्रमिक एवं किसान जो है साम्यवादी विचारधारा के ही कारण एक मंच पर आए थे। भारत में जो है श्रमिक एवं किसान जो है साम्यवादी विचारधारा के कारण ही एक मंच पर आए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। डी नंबर के सही आंसर है 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। कब की गई, कहाँ की गई? लखनऊ में की गई थी, उत्तर प्रदेश में की गई थी। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को मित्रों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है की गई थी 1936 में। 10वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को निम्नलिखित में से किसने आमंत्रित किया? ये नंबर में है JB कृपलानी, बी है राजकुमार शुक्ल, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है आपका बाबा रामचंद्र। तो इसका सही आंसर है मित्रों बी नंबर का राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने के लिए शामिल होने के लिए इनको महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो इसका हम व्याख्या देखेंगे। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए लखनऊ में उनसे मुलाकात की, किनसे? महात्मा गांधी से मुलाकात की तथा गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर सत्याग्रह भारत में प्रयोग का गांधी जी द्वारा प्रथम प्रयास था। यद्यपि मित्रों जो 1915 में ये क्या किए थे, 11 जनवरी 1915 में ये जो महात्मा गांधी भारत में आए थे, भारत में इनका कदम रखे थे, भारत इनका प्रवास था और जो है इसके बाद से उन्होंने क्या किया, भारत में जो है इनके द्वारा जो किया गया प्रथम सत्याग्रह है वो यही सत्याग्रह है मित्रों चंपारण सत्याग्रह 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्याग्रह है। अब यही इसी सत्याग्रह से उन्होंने भारत में प्रथम बार क्या किया था, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था और सत्याग्रह का उद्देश्य को इसने वास्तविक रूप से समझा था कि अगर हम सत्य की मार्ग में चलेंगे और अब तो कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, हमारी सफलता हमें अवश्य रूप से मिलेगी। तो इन्होंने भी क्या किया, महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर सत्याग्रह करना आरंभ किया। हिंसा को उन्होंने कोसों दूर रखा और अहिंसक तरीके से इन्होंने सत्याग्रह पूर्ण रूप से प्रयास किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को झुकना पड़ा और यह आंदोलन जो है पूर्ण रूपेण चंपारण सत्याग्रह जो है पूर्ण रूपेण सफल हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 ईस्वी में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। 11वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था। तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था। अब 1917 के चंपारण सत्याग्रह घटना को हम समझते हैं कि 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में, ये चंपारण कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार के चंपारण में किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। देखिए मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 3 कठिया पद्धति। तो 3 कठिया पद्धति क्या है? 3 कठिया पद्धति जिनको कहा जाता था कि जो किसान जो नील की खेती करने के लिए अंग्रेज़ों से क्या किए थे, समझौता किए थे, करार किए थे, उनको उनके कृषि क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना होता था और इसी पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। इसी को ही चंपारण सत्याग्रह भी कहा गया और इसी सत्याग्रह को ही चंपारण सत्याग्रह, इसी को दूर करने हेतु जो सत्याग्रह किया गया था इसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 12वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का कितने प्रतिशत वापस किया गया? जो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों से अवैध रूप से वसूल किए गए धन का कितने प्रतिशत वापस किया गया? तो 15%, बी है 21%, डी है 25% और सी है 25% और डी है आपका 19%। इसका सही आंसर है तो सी नंबर का 25%। आयोग द्वारा जांच करने के बाद सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने की घोषणा की तथा किसानों से अवैध रूप से वसूल किए गए धन का 25% भाग जो है वापस कर दिया गया। तो ये 3 कठिया पद्धति जब ये आंदोलन हुआ, यानी ये सत्याग्रह आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो 3 कठिया पद्धति से जितना भी राजस्व वसूल किया गया था उसका 25% जो है धन जो है किसानों को आवंटित कर दिया गया, उनको वापस कर दिया गया। 11वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा है? इसका आंसर सही है तो ये है आपका ए नंबर का खेड़ा सत्याग्रह है मित्रों। देखिए किसान सत्याग्रह ये जो अलग सत्याग्रह था,
ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किन तिनकठिया पद्धति को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जो वास्तविक रूप से जो किसान आंदोलन था, गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, वह कौन सा था? वह पहला नंबर का खेड़ा सत्याग्रह था। तो 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किए। तो कब किए? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में हुआ। कहाँ हुआ था? गुजरात के खेड़ा जिले में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और क्यों किए थे? क्योंकि वहाँ किसानों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किए थे। और क्यों विद्रोह किए थे? क्योंकि लगान की जो मात्रा है, लगान की जो दर है, उसमें बढ़ोतरी कर दिए गए थे। परिणाम स्वरूप उस दर को कम करने हेतु यहाँ खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है मित्रों, अब 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो अवध किसान सभा का गठन कब किया गया? तो ये है उसका सही आंसर है, ए नंबर का 1918 ईस्वी। सर्वप्रथम अवध के क्षेत्र में होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने जमींदारों और तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध किसानों को संगठित किया। इसी के प्रेरणा से गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयत्नों से फरवरी 1918 ईस्वी में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1918 ईस्वी में किया गया। और किनकी प्रेरणा से किया गया था? तो गौरी शंकर मिश्र के, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयत्नों से जो है फरवरी 1918 ईस्वी में यह अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था मित्रों। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया? देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया? तो पहला है अवध, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है बहराइच और डी नंबर का है प्रतापपुर। तो इसका सही आंसर है मित्रों, इसका सही आंसर है आपका डी नंबर। क्या है? प्रतापपुर में किया गया था। उत्तर प्रदेश किस जिले में नाई धोबी बंद नामक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया? तो प्रतापपुर में चलाया गया था। प्रतापपुर में चलाया गया था। तब इसका हम व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। प्रतापगढ़ के एक जिले में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के जरिए जमींदारों, तालुकेदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया था। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एका आंदोलन भारत किन जिलों में चलाया गया था? एका आंदोलन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है मित्रों। यह आंदोलन जनरली सामान्यतः कंपटीशन में पूछा जाता है। एका आंदोलन भारत के किन जिलों में चलाया गया था? तो पहला है बहराइच, दूसरा है सीतापुर, चौथा है शाहजहाँपुर और चौथा है आपका, तीसरा है शाहजहाँपुर और चौथा है फर्रुखाबाद। तो इसका सही आंसर है मित्रों 1 और 2 नंबर का, बहराइच और सीतापुर में एक आंदोलन चलाया गया था। कहाँ कहाँ चलाया गया था? बहराइच और सीतापुर में। बहराइच और सीतापुर में एक आंदोलन चलाया गया था। सन 1921-22 ईस्वी में किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन के नाम से चलाया गया। यानी ये जो एका आंदोलन कब हुआ था मित्रों? 1921 और 22 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 और 22 में एका आंदोलन चलाया गया था। और ये 3 क्षेत्रों में हुआ था। एक तो हरदोई में हुआ था, दूसरा बहराइच में हुआ था और तीसरा है सीतापुर में हुआ था। ठीक है। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष संपन्न हुआ था? बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो बारदोली पहला है 1927 में, दूसरा है बी है 1928, सी है 1930 और डी है 1931। तो जैसे कि आप जानते ही हैं बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ये बारदोली सत्याग्रह किससे कौन संबंधित है मित्रों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। तो इसमें हम व्याख्या देखेंगे।
गुजरात के बारदोली तालुके में, कहाँ, गुजरात के बारदोली तालुके में 1928 ईस्वी में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का बारदोली आंदोलन चलाया गया। यानी यह आंदोलन इसलिए चलाया गया था मित्रों, अगर हम संक्षिप्त में समझे कि लगान न देने, यानी किसानों को लगान न देने हेतु यह आंदोलन चलाया गया था मित्रों। ठीक है, किसान को यह कहा गया था कि आप लगान जो है अंग्रेज़ों को न दीजिए। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, कपास की कीमत गिरने के बाद भी बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद सरदार पटेल के नेतृत्व में लगान अदायगी रोक दी गई। ठीक है, और यह आंदोलन जो है पूर्णरूपेण सफल हुआ था मित्रों। इसी बारदोली सत्याग्रह में ही क्या हुआ था, इसी बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, बारदोली की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा दी गई थी मित्रों। ठीक है, तो ये बारदोली सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्याग्रह है, जो 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था कि सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो 30% लगान में बढ़ोतरी कर दी गई थी, तो लगान न देने हेतु यह आंदोलन चलाया गया था। 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह में 30% लगान वृद्धि को सरकार ने अवैध घोषित कर कितने प्रतिशत घटाकर लगाया। देखिए, जब यह आंदोलन सफल हुआ, जब यह बारदोली सत्याग्रह किया गया तो सरकार ने क्या कर दिया, 30% लगान जो लगाया था उसको घटा करके कितने प्रतिशत घटा करके लगाया, ये सिर्फ 6.03% जो है लगान की घटा करके इन्होंने लगान वसूल किया। बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए ब्रूमफील्ड मैक्सवेल को नियुक्त किया गया। देखिए इनकी रिपोर्ट, बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए ब्रूमफील्ड मैक्सवेल को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, ब्रूमफील्ड मैक्सवेल को, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 30% लगान को अवैध घोषित कर दिया तथा लगान घटा करके 6.03% कर दिया गया। तो सिर्फ 30% घटा करके 6.03% लगान जो है वसूल किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये किसके माध्यम से हुआ था, बारदोली सत्याग्रह के प्रतिफल ही था, यह लगान जो है घटा दिया गया। 19वें नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, किसान आंदोलन की सफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, तो किसमें हुआ था, बारदोली सत्याग्रह में। जैसे कि आप जानते हैं, ये ऑब्जेक्टिव इससे आप परिचित हो ही चुके हैं, है ना, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने क्या किया था, सरदार की उपाधि इनको दी गई थी। तो इसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, 1928 में हुआ। इसकी सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। सरकार ने यहाँ भू राजस्व की वृद्धि दर 30% करने का सुझाव दिया था, लेकिन अगले वर्ष इसे घटाकर 21.97% कर दिया गया। और 20वें नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये है बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी है उत्कल क्रांति किसान सभा, मालती चौधरी, आपका सी नंबर में है अखिल भारतीय किसान सभा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी नंबर का है कृषक प्रजा पार्टी, अकरम खान। तो इसका सही व्याख्या है मित्रों, तो सुमेलित नहीं है, अखिल भारतीय किसान सभा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नहीं है मित्रों, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये पॉइंट सही है मित्रों, कि बिहार किसान सभा की सभा किसके द्वारा किया गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, उत्कल क्रांति किसान सभा मालती चौधरी, और आपका अखिल भारतीय किसान सभा किसके द्वारा किया गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और कृषक प्रजा पार्टी किया गया अकरम खान के द्वारा। ठीक है, और 21वें नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, लिनलिथगो आयोग निम्न में से किससे संबंधित आयोग था। देखिए लिनलिथगो क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल है। ठीक है, भारत के कौन थे, वायसराय थे, गवर्नर जनरल नहीं थे मित्रों। उस समय लिनलिथगो के समय वायसराय कहा जाने लगा था गवर्नर जनरल को, क्योंकि सन 1858 के क्रांति के सन 1857 के क्रांति के बाद जो सन 1898 जो अधिनियम आया था, है ना, उस अधिनियम के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, वायसराय की पदवी दी गई। तब से जो है वायसराय को, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी जाती थी। तो इस समय लिनलिथगो कौन था, एक
वायसराय थे, जो भारत में आए थे। तो लिनलिथगो आयोग निम्न में से किससे संबंधित आयोग था? तो एक तो ए नंबर है शिक्षा, बी है मजदूरी, सी है आपका प्रशासनिक सुधार और डी है आपका कृषि सुधार। तो ये किससे संबंधित है मित्रों? लिनलिथगो आयोग, डी नंबर सही आंसर है, कृषि सुधार। तो इसका हम व्याख्या देखेंगे। लिनलिथगो आयोग एक कृषि आयोग था। लिनलिथगो एक प्रकार से क्या था? एक कृषि आयोग था। यह लिनलिथगो की अध्यक्षता में गठित एक राजकीय कृषि आयोग था। क्या था? लिनलिथगो की अध्यक्षता में गठित एक राजकीय कृषि आयोग था। इस आयोग का उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति पर विचार करना था। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था मित्रों? इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था कृषि की स्थिति पर विचार करना। किस पर विचार करना? कृषि की स्थिति पर विचार करना इस लिनलिथगो आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। ये था मित्रों आपका किसान आंदोलन से संबंधित 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे किसान आंदोलन से संबंधित अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मील का पत्थर साबित होगा मित्रों। तो चलिए फिर से मिलते हैं और एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, एक बेहतरीन पॉइंट से, और ये आपका उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नमस्कार, साधुवाद। और ये आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में 4 चांद लगाएगा मित्रों। तब तक तो इसको आप अवश्य पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।